जी देखो, आज का डिस्कशन स्टार्ट करता है। टिल द लास्ट सेशन हम लोग क्या किया था, सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस किया था। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर में हम लोग को क्या था कि वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालता है, एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकालना है जैसा अभी तक आपने निकाला था, एडजस्टमेंट करने के बाद। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन आपको देगा, हमेशा देगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब टोटल कितना पैसा मालिक लोगों ने धंधे में लगाया है, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता है। उसको निकालने का दो तरीका है, वन इज एसेट अप्रोच, अनदर वन इज लाइबिलिटी अप्रोच। बिजनेस का टोटल एसेट में से बाहर वालों का पैसा माइनस कर दे, आउटसाइड लाइबिलिटी, वी विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। और लाइबिलिटी अप्रोच में क्या होता है, सिर्फ कैपिटल पार्ट, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड कर दो तो वी विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस। क्लियर है ये चीज। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप, हाँ, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लेकिन हाँ ये ध्यान रखने का था कि हम लोग हमेशा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड करता है। क्यों, बिकॉज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। we have to consider only operating items of the business. हाँ, डिफॉल्ट इफ नथिंग इज मेंशन वी विल ऑलवेज अज्यूम इन्वेस्टमेंट इज नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड को इसलिए नहीं लेता, देखो नॉन ट्रेड का मतलब है आप लोग उसको फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकता है, रेस्ट्रिक्टेड है। क्लियर है। एंड वो हर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस चलाने के लिए करे, कोई कंपलसरी नहीं है। वही ऑर्गेनाइजेशन करता है जिसके पास में क्या है, सरप्लस फंड होता है। That's why we exclude non-trade investment because it is not a tradable, but we consider trade investment. Hence, we exclude non-trade investment. Similarly, we will exclude income on such non-trade investment also. तो क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा होगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नहीं क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट यदि लिखा हुआ है, वी विल ऑलवेज अज्यूम इट एज अ नॉन ट्रेड। अगर मतलब क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिख देगा ट्रेड है, देन वी विल कंसीडर दैट टोटल एसेट्स के अंदर इनकम और नॉन ट्रेड भी लिखा हुआ ही रहेगा। हाँ वो लिखा हुआ रहेगा, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें लिखा हुआ था नंबर 5 में। क्लियर है। ये इतना डिस्कशन किया था हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के। अभी तक हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट डिस्कस कर लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कर लिया एंड सुपर प्रॉफिट कर लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें सर्टेन एडजस्टमेंट होगा सुपर प्रॉफिट का। उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेगा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे गुडविल वैल्यू करते हैं। गुडविल के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। गुडविल टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल कितना तरीके का हो सकता है, दो तरह का। कौन सा परचेज्ड एंड सेल्फ जनरेटेड। अकाउंटिंग किसका होता है, परचेज्ड गुडविल का। देयर विल बी नो अकाउंटिंग फॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 26, आई मीन 27, 25, 26 तो हो जाएगा। 27 टीएस गरेवाल आईएससी वाला 27 क्या बोला है, अच्छे से सुनना। Ayub and Amit are partners in a firm and they admit Jaspal into partnership with effect from 1st of April 2023. They agreed to value goodwill at 3 years purchase by super profit method for which they decided to average profit of last 5 years. The profit of the last 5 years दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। गुडविल कैसे निकालोगे आप, सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में कितना है, 3। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन उसके ब्रैकेट में सर्टेन इंफॉर्मेशन है। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अपन। एवरेज प्रॉफिट 5 साल का एवरेज करना है। 2019 का प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। 2020 का प्रॉफिट 1,80,000।
2021 का प्रॉफिट है 1 लाख, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1 लाख। एबनॉर्मल आइटम्स एडबैक हो जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा कितना। जरूरत नहीं था इस टाइप का क्वेश्चन, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दिखा रहे हैं तो दिखा भी सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2022 में प्रॉफिट है 2,60,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,20,000 एंड 2023 का प्रॉफिट है 2,40,000। डिवाइड करेगा बाय 5, 9,90,000 divided by 5 is equal to 1,98,000 is your average profit। नहीं बेसिक्स ही है, इतना कुछ नहीं आता कॉम्प्लिकेटेड, एवरेज ही आता है। आपने जो एडजस्टमेंट सीखे ना, देखो मैंने पहले भी बोला था 2-3 एडजस्टमेंट मेजर होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक वाला, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, बस इतना ही मेजरली आपके लेवल पे एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे तो गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए सीनियर लेवल में इसका इसमें कोई कैपिटलाइजेशन मेथड ना, हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड, बस कैपिटल एम्प्लॉयड में वो एक ही पॉइंट दिमाग में रखना है, नॉन ट्रेड एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला। हाँ और एक कुछ कुछ है जो अभी मैं बता दूंगा तुम लोगों को, जब कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या ध्यान में रखना वो मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो उतना ही आता है। ऐसे देखे ना सीनियर लेवल पे, हायर लेवल पे जब मैं करा तो गुडविल का सेपरेट चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि जब बड़े लेवल की कंपनीज बन जाती है, कंपनी को जब एमालगमेट होना होता है, या कंपनी जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदता है, उस टाइम मेजर काम आता है गुडविल कैलकुलेट करने का, और वो है असली गुडविल कैलकुलेशन। आप बहुत छोटे लेवल में गुडविल सीखते हो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली बोलो ना, गुडविल इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज कैलकुलेटेड ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो यानी फ्यूचर के सर्टेन एक्सपेंसेस को भी आपको कंसिडर करना होता है, और कुछ इनकम्स जो होने वाली है उसको भी कंसिडर करना होता है। फ्यूचर मेंटेनेबल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एबनॉर्मल इनकम्स एंड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो वो थोड़ा हायर लेवल है जहां पे गुडविल आप और अच्छे से सीखोगे। अभी आपको सिर्फ इतना छोटा छोटा लेवल का ही चाहिए, जस्ट नॉर्मल वैल्यूएशन। अब आ गया अपना एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद अपने को क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फर्म हैज टोटल एसेट्स ऑफ 20 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ 5 लाख। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। 20 lakh is my total assets, outside liabilities है 5 lakh, so this will be my capital employed 15 lakh। एनआरआर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 10%। तो यानी धंधे में तुमने 15 लाख इन्वेस्ट किया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1,50,000। बट आपको प्रॉफिट हो कितना रहा है, 1,98,000, ठीक है। सो आपका सुपर प्रॉफिट है 48,000 इज योर सुपर प्रॉफिट एक्चुअल, या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल हो जाएगा 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,44,000। समझ में आया, किसी को भी डाउट इस क्वेश्चन में, कोई भी डाउट, नमन डाउट, एक नमन, दो नमन और तीसरा नमन,
कोई डाउट नहीं है, सिंपल था। अब देखो कुछ सर्टेन पॉइंट्स का ध्यान रखना जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो। पॉइंट्स टू कंसिडर while calculating capital employed। सबसे पहले यदि आप लोग एसेट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, इफ यू आर फॉलोइंग एसेट अप्रोच, ठीक है, फॉलोइंग आइटम्स from asset side will be ignored। ये सारे आइटम्स आप नहीं कंसीडर करोगे। एसेट अप्रोच में ऐसा होता है टोटल ऑफ द एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, तब जाके कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। हाँ, और लाइबिलिटी अप्रोच में होता है हम लोग सिर्फ लाइबिलिटी साइड का है। देखो क्या होता है, बैलेंस शीट ऐसा होता है, दिस इज योर बैलेंस शीट। हम लोग इधर नॉन करंट एसेट्स लिखता है, इधर करंट एसेट्स लिखता है, इधर नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, एंड देन हियर वी राइट कैपिटल। कैपिटल के अंदर मेरा जितना भी प्रॉफिट लॉस है वो आ जाता है। तो इस पैसे को हम लोग बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इस पैसे को हम लोग बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब मालिक ने कितना पैसा धंधे में लगा रखा है। तो दो तरीका निकालने का, एक तो इस टोटल में से ये जो टोटल आया है इसमें से ये माइनस कर दे तो ये बचेगा, दिस इज एसेट अप्रोच। और लाइबिलिटी अप्रोच में क्या है, डायरेक्टली आप इसी को प्लस कर दो, ओनली लाइबिलिटी साइड को ही कंसिडर करेंगे। वो भी लाइबिलिटी साइड में कौन सा, ऑनर का जो हिस्सा है, कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो दिस इज योर लाइबिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो ये दो ही अप्रोच है। तो जब आप एसेट अप्रोच करोगे ना, कुछ आइटम्स हमेशा एसेट साइड से इग्नोर कर देना। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं कौन सा इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड। नंबर 2, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इफ गलती से करंट अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में दिया हुआ है तो वो कंसिडर नहीं होगा एसेट्स में। नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, क्योंकि वो तो कैपिटल का हिस्सा है, करंट अकाउंट तो कैपिटल का हिस्सा है ना, तो वो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट है। हाँ, जब लाइबिलिटी अप्रोच करेगा तब। अभी तो एसेट अप्रोच है जहां पे हम लोग को टोटल ऑफ द एसेट्स देखना है। तो टोटल एसेट साइड में यदि इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है नॉन ट्रेड या फिर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वी विल इग्नोर, ट्रेड लिखा हुआ है तो वी वोंट इग्नोर, ये ध्यान रखना। हाँ, करंट भी दिया हुआ है, लाइक करंट में लिखा हुआ है ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो हम लोग कैपिटल से वो माइनस कर देगा और ऐड कर देगा। अगर डेबिट हुआ तो ऐड कर देगा, डेबिट हुआ तो माइनस कर देगा, क्रेडिट हुआ तो ऐड कर देगा। हाँ, वो लाइबिलिटी अप्रोच है। दैट कम्स, सुनो, वो वाला तब काम आएगा जब आप लोग लाइबिलिटी अप्रोच फॉलो करेगा। एसेट अप्रोच में नहीं है वो सब। एसेट में सिंपल है, टोटल ऑफ द एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। हाँ, वही लिख रहा हूं, तो ये सब नहीं कंसिडर करना। फोर्थ, fictitious assets, एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तुम लोग को एसेट साइड में लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये लगभग इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे लेवल पे। तो ये 4 टर्म यदि आपको एसेट साइड में लिखा हुआ मिल जाए तो ध्यान रखना, टोटल ऑफ द एसेट्स करने के टाइम में आप इसको कंसिडर नहीं करोगे अंडर एसेट अप्रोच।
देन और एक होता है लाइबिलिटी अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालोगे? क्योंकि सिंस हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में सीख रहे हैं, तो मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो आ जाएगा, वो भी कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। वैसे तो कैपिटल क्रेडिट ही रहना है तुम्हारा, छोड़ देता है इसको। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, यस क्रेडिट बैलेंस वाला प्लस होगा, प्लस रिजर्व्स, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो कि क्रेडिट है, मतलब प्रॉफिट है। यस डेबिट हुआ तो सब्ट्रैक्ट करेगा। माइनस पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो कि डेबिट बैलेंस है, माइनस फिक्टिशियस एसेट। हाँ, क्योंकि हमने एसेट से इग्नोर कर दिया था, तो अब जब लाइबिलिटी अप्रोच से निकालोगे तो उसको माइनस करके नेट वैल्यू कंसीडर करना है, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो जो चीज आपने एसेट अप्रोच में इग्नोर किया है वो लाइबिलिटी अप्रोच में हम लोग क्या करेगा, माइनस कर देगा, माइनस कर देगा, तब जाके आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। ये चीज क्लियर है? ये क्लियर? अब देखो, जो मेन काम है कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन? यस, कोई भी वैल्यू को, हाँ ये सही है, कोई भी वैल्यू को इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल कन्वर्ट कर देना इज कैपिटलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि समझो एग्जाम्पल, एक है अर्णव और एक है नमन। ठीक है, actual profit of the अर्णव is 2 लाख, द अर्णव है ये। ठीक है, 2 लाख रुपए, वेयर एज एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ नमन इज 1 लाख। इंडस्ट्री का, जिस इंडस्ट्री में ये दोनों काम करते हैं, जिस इंडस्ट्री में ये दोनों काम करते हैं, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड
अर्णव ने बिजनेस में पैसा लगाया था 10 लाख रुपए और नमन ने बिजनेस में पैसा लगाया था 10 लाख रुपए। ठीक है, अब टेल मी इक्विवेलेंट टू अर्णव, यदि नमन को अर्न करना है तो नमन को क्या करना पड़ेगा? बिजनेस में और इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। कितना? अर्णव के जितना यदि नमन को अर्न करना है, नमन भी चाहता है मेरा भी इनकम 2 लाख हो, तो एज पर द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ द नमन अर्निंग कैपेसिटी, नमन को बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? और 10 लाख, 10 लाख का 10% ना, तो यानी उसको बिजनेस में और 10 लाख लगाना पड़ेगा। यानी अर्णव के बराबर नमन तब पहुंचेगा जब वो बिजनेस में 20 लाख इन्वेस्ट करेगा। क्या? अरे उसका जीरो हुआ, सुनो तो सही। इसका मतलब नमन 20 लाख रुपए लगाता है तब वो बिजनेस से अर्न करेगा 2 लाख। वही सिमिलरली अर्णव ने कितना इन्वेस्ट किया? 10 लाख इन्वेस्ट करके 2 लाख कमा रहा है ना। दैट मीन्स अर्णव हैज ए 10 लाख गुडविल ओवर नमन। 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके वो 2 लाख कमाएगा और अर्णव 10 लाख इन्वेस्ट करके 2 लाख कमा रहा है। गुडविल किसका ज्यादा अच्छा है? अर्णव के बिजनेस का। कितना? 10 लाख। Okay, so this is capital का value. This is the yes, this is capitalization. When you compare the capital employed, कि कितना पैसा आपने लगा रखा है और एक्चुअल प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए था, नाउ दैट्स द गुडविल। और एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज एबीसी बोल के एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। एबीसी इज अ पार्टनरशिप फर्म, एक्चुअल प्रॉफिट इनका हो रहा है 1 लाख, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट है इस फॉर्म का 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। और इस बिजनेस ने कैपिटल एम्प्लॉय किया है 4 लाख। बिजनेस ने कितना पैसा लगाया? 4 लाख, ठीक है। ये है एबीसी फॉर्म का आज का प्रेजेंट सिनेरियो। अब सपोज हम लोग भी 2-3 जन मिलके पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हैं एंड वी वांट टू अर्न द सेम प्रॉफिट एज एबीसी इज अर्निंग। मैं ऐसा बोल सकता हूं, जब कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख किया है एबीसी फर्म ने, तो उनका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 80,000। यानी टू अर्न इन सच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में एबीसी फर्म काम कर रहा है, किसी को 80,000 अर्न करना है, देन ही हैज टू इन्वेस्ट 4 लाख इनटू द बिजनेस। ऐसा बोल सकता हूं, बिकॉज यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था इसका? 80,000, 4 लाख का 20%। यानी कोई भी ऐसा बिजनेस जिसको 80,000 कमाना है इस इंडस्ट्री में, उसको बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 4 लाख। और हम लोग कितना कमा रहे हैं? 1 लाख। तो 1 लाख कमाने के लिए बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 5 लाख। ये कैसे निकाला? सिंपल सा देखो, यूनिटरी मेथड से समझो। 80,000 का प्रॉफिट के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है 4 लाख। ये तो नॉर्मल इंडस्ट्री नॉर्म्स है। तो टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करेगा? 5 लाख, है ना। अब इसी को मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। 1 लाख रुपए कमाने के लिए आप लोग ये कैसे निकालते हो? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड एनआरआर, ठीक है। यही करते हो, सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये अपन करते हैं।
अब नॉर्मल प्रॉफिट को मैं रिप्लेस कर दूं एक्चुअल प्रॉफिट से, और हम लोग को निकालना क्या है कि एक्चुअल प्रॉफिट जो हम लोग अर्न कर रहे हैं उसके लिए बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था। प्रेजेंटली वी हैव इन्वेस्टेड 4 लाख इनटू द बिजनेस, बट टू अर्न एन एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ 1 लाख हम लोग को बिजनेस में इन्वेस्ट कितना करना चाहिए था, 5 लाख रुपए। तब जाके मेरा क्या होता, 5 लाख का 20% 1 लाख मैच होता ना। दैट मीन्स वी कैन से हम लोग का बिजनेस का गुडविल है 1 लाख रुपए। यस, बिकॉज मेरा ही कॉम्पिटिटर मेरे बराबर अर्न करना चाहेगा तो उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा 5 लाख। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 लाख इन्वेस्ट करके उतना कमा रहे हैं ना, तो यानी मेरा बिजनेस का गुडविल है 1 लाख रुपए। नाउ दिस इज कैपिटलाइजेशन, जब आप अपने प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड में कन्वर्ट कर देते हैं। और कैसे करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट निकलता कैसे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, राइट। अब मेरे पास में प्रॉफिट है 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग को नहीं पता, इनटू एनआरआर क्या है 10/100 इंटू 10/100। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। तो क्या, सॉरी, अच्छा 20% था ना अपना, 10 तो था ही नहीं। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉय इनटू, अरे वो तो रिवर्स इधर आएगा तो हो ही जाएगा ना, इस तरफ तो मल्टीप्लीकेशन में ही है ना, वो तो मैथमेटिक्स वाला हो गया। यानी आई कैन से कैपिटल एम्प्लॉयड is equals to profit divided by NRR। अल्टीमेटली तो यही कर रहे हो आप। हाँ, अगर इसी वाला केस में तो अगर 1 लाख कमा रहा है और 6 लाख का कैपिटल, मींस उसका बिजनेस का गुडविल नहीं है, नेगेटिव है। गुडविल नहीं है, गुडविल जीरो है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, जीरो है, मतलब सामने से उसको पैसा देके ही अपने आप को बेचना पड़ेगा। और उसको 5 लाख हुआ तो भी जीरो गुडविल। हाँ, नो पार। 5 लाख इन्वेस्ट करके वो 1 लाख कमा रहे, वो तो हर कोई कमा रहा है ना। जब तुम इन्वेस्टमेंट जितना कर रहे हो और नॉर्मल मार्केट से ज्यादा कमाता है, तब तुम्हारा बिजनेस का गुडविल होता है। क्लियर है, समझ में आया व्हाट इज कैपिटलाइजेशन। जब आप अपने प्रॉफिट को, जब आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना कैपिटल लगाना चाहिए उसमें कन्वर्ट कर दो, देन इट बिकम्स द कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन 2-3 मेथड है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब उसको समझना, यहां पे कुछ ऐसा डाउट है क्या, ये एवरेज तो, हाँ ये एवरेज हो गया था। अब देखो मैं 2 नोट्स लिख रहा हूं, अच्छे से लिखना। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ हाँ, लेकिन इसमें हम लोग लिया एक, डाउट है तो बोलो। इसमें हम लोग प्रॉफिट 1 लाख लिया, हाँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें अपन गुडविल कैसे निकालते हैं पता है, गुडविल इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट बोलो या फिर एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये करने से क्या मिल गया, कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड, इतना कैपिटल मेरा बिजनेस में होना चाहिए था, माइनस कितना एक्चुअली है, यस, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या है, कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड, और एक्चुअल में कितना धंधे में लगा रखा है उसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल मिल जाएगा। यस, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना कैपिटल होना चाहिए था
माइनस एक्चुअल में कितना है, तो वी विल गेट अ गुडविल। एक तरीका तो ये है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो सेम है वेटेड का भी, जैसा एवरेज का किया। हाँ बस वो आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट समझना, इसमें क्या करते हैं, आपने यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल वो निकाला था गुडविल, कैसे निकाला था इस एग्जांपल में कि 5 लाख रुपए टू बी एम्प्लॉयड होना चाहिए था, बट आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है 4 लाख, तो गुडविल क्या हो गया 1 लाख। इसी क्वेश्चन में कैन यू टेल मी सुपर प्रॉफिट कितना था? क्यों नहीं दिया हुआ? एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ ना 1 लाख, और आपका नॉर्मल होना चाहिए 80, तो आप कितना सुपर कमा रहे हैं 20,000। तो उस एक्स्ट्रा, सिर्फ एक्स्ट्रा एलिमेंट, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कमाने के लिए, योर सुपर प्रॉफिट इज 20,000। यस, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कमाने के लिए बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए आपको? यदि आपका कॉम्पिटिटर आपसे बराबर कमाना चाहता है तो वो क्या करेगा, सुपर प्रॉफिट बाई एनआरआर, सीधा गुडविल आ गया। दो तरीका, एक था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, जहां पे आप क्या कर रहे थे, कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहा था। बट सुपर प्रॉफिट में तो क्या किया आपने, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसके लिए निकाल दिया कि कितना पैसा धंधे में एक्स्ट्रा होना चाहिए, वही आपका गुडविल है। बिकॉज इफ आपके बिजनेस का सुपर प्रॉफिट है, मतलब आपके बिजनेस का गुडविल है। क्लियर है ये चीज? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू super profit divided by normal rate of return into 100। वो एनआरआर वाले तो 100 आजकल, हाँ नीचे तो परसेंट ही है, तो अपने आप ही करें। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन आजकल। सो फॉर द सेफर साइड सब कुछ लिख देना चाहिए। कोई कुछ भी कर सकता है, स्टूडेंट कैन डू एनीथिंग, एंड फिर ब्लेम आ जाएगा, पता है क्या, भैया आप तो नीचे एनआरआर ही लिखा था, मल्टीप्लाई बाय 100 तो बोला ही नहीं, तो हम नहीं करके आया। अरे रिसेंट एक एक्ट हुआ कि हम लोग आईओसी और आईओडी निकालते हैं ना, तो आईओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आईओडी, ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट बाय 100, एंड इफ द डेट्स नहीं पता तो हम लोग पर एनम देखता है 6/12, ठीक है। व्हाट स्टूडेंट डिड कि उसने ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन किए थे ना बुक में, अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग का रेट 6% था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बुक्स में वो जो क्वेश्चन कर रहा था, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग का रेट 6% था। अब उसके यूनिट टेस्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 5% आ गया, बट इट डिड 6/2। बोलते हैं उसमें तो 6 होता है ना भैया, इंप्लाइड है। समझ रहे हो तुम लेवल ऑफ, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी डन। मतलब हम भी हंस हंस के परेशान हो गया था कि वो तो लॉजिक है कि परसेंटेज तो कभी भी बदल सकता है। उसके पीछे रौनक ही था। वो हाँ ये अलग ही सॉल्व कर रहा होता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा रिदम आ जाएगा। सी क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। आई होप आप लोग को मेथड्स क्लियर है, ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन का। A firm earns 3 lakh as its normal profit, the rate of return being 12%। नॉर्मल प्रॉफिट बोले तो एक्चुअल प्रॉफिट, क्वेश्चन में दे रखा है एक्चुअल प्रॉफिट है आपका 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, एसेट्स एंड liabilities of the firm amounted to 36 lakh and 12 lakh respectively। Calculate the value of goodwill by capitalization method। एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखा है तो वी कैन कैलकुलेट
कैपिटल ऑफ द फर्म, और आई कैन से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स है 36 लाख, लाइबिलिटीज है 12 लाख आउटसाइड। हाँ आउटसाइड। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 24 लाख। ये आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। यस। अब देखो आपका कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए। कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है उसको कमाने के लिए बिजनेस में आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो 3 लाख हम कमा रहे हैं इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो और इसको सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं, और एक सिंप्लीफाइड तरीके से सुनो मेरा बात। सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड एक्स है, कैपिटल एम्प्लॉयड एक्स है, उसको 12% से आप मल्टीप्लाई करोगे देन इट शुड बी योर 3 लाख। तो यानी 3 लाख कमाने के लिए धंधे में कितना पैसा लगाना है वो निकल जाएगा। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12% आप करोगे तो कितना आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको 12% है तो मैं नीचे से परसेंट लगा के इंटू 100 कर दूं। ये कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ हाँ यही तो अरे वो एक्स पकड़ के, यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग क्यों डिवाइड करते हैं, हाँ नहीं किसी किसी को होता है कि भैया क्यों ऐसा डिवाइड किया, तो वो लॉजिक वही होता है कि आप कोई एक एक्स वैल्यू पे 12% मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्टेंट आंसर 3 लाख आना चाहिए। ठीक है, तो 25 लाख माइनस 24 लाख 1 लाख। लेबर्स हैं इन लोग, दे आर लेबर्स, अदर बोर्ड्स। मुझे तो मन करता है कि सारा बोर्ड्स को रिकमेंडेशन भेजा जाए कि सबको कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए 12th में, 11 12th में। यू आर मैच्योर्ड एनफ, होना चाहिए। खुद को प्रिविलेज है तो मतलब दूसरों को नहीं मिले ना। ठीक है, समझ आया? नमन डाउट नहीं निकला, ये कोई नमन नहीं निकला। 30 नंबर। From the following particulars, calculate the value of goodwill of a firm by capitalization of average profit method. क्वेश्चन में आपके पास लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसको एवरेज कर लेता है, तो एवरेज करने से हम लोग को एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा। 30 में व्हाट इज योर एवरेज प्रॉफिट? 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000, तो आपका आ रहा है 2 लाख। रिकॉर्ड ट्यूशन ले रहा है तेरे से तो फोन पे बात करते टेस्ट में देखेंगे, टेस्ट में देख लेंगे। हाँ टेस्ट में देख लेगा। कैपिटलाइजेशन रेट, हाँ समझ गया हम। एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को ही कैपिटलाइजेशन रेट बोला जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 50 to 200। अब आपके पास में क्वेश्चन में नेट एसेट ऑफ द फर्म दिया हुआ है, मतलब नेट एसेट मतलब ये एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। नेट एसेट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कर दोगे, हाँ वही हो गया। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है? 2 लाख।
व्हाट इज योर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? कैपिटलाइजेशन रेट को ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलता है. इट्स 20%. तो 50 to 200 अर्न करने के लिए आपको बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था. 50 to 200 को अर्न करने के लिए आपको बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, माइनस एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट किया. तो 61,000 इज द वैल्यू ऑफ योर गुडविल. कैपिटल इन्वेस्ट होना चाहिए था 2,61,000 और कर रखा है 2 लाख. सो आपका 61,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म. सर इसमें हम लोग को एवरेज प्रॉफिट में वो मार्जिन नहीं निकालना पड़ेगा. एडजस्टमेंट था नहीं इसके अंदर. होता तो करते, होता तो करना पड़ता. वो डन है ये. 31. तो इसमें बेसिकली एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा ना, मतलब तो सब दिया. हाँ 31. क्वेश्चन बोल रहा है कि रवि एंड कांत आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट. कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है. फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है. योर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,25,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. पहले तो बताओ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे. यस, रवि और कांत के कैपिटल को प्लस कर दो, लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट भी प्लस होगा. बट एक का करंट अकाउंट का क्या दे रखा है. हाँ, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया रवि's कैपिटल प्लस रवि's करंट अकाउंट प्लस कांट्स कैपिटल माइनस कांट्स करंट अकाउंट. क्यों माइनस किया हम लोगों ने? क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस है. तो 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 3 लाख माइनस 25,000 कितना आया कैपिटल एम्प्लॉयड? 575. ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है. हम लोगों को कितना पैसा बिजनेस में लगाना चाहिए था टू अर्न अ प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ 1,25,000. इतना रुपए लगाना चाहिए था. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100, मतलब 12,50,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए था. बट हमने इन्वेस्ट कितना किया? तो हमारे बिजनेस का गुडविल है 6,75,000. समझ में आया? ये है मेरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो वो भी सब लिखना पड़ेगा, रवि कैपिटल प्लस रवि करंट लिखना पड़ेगा एग्जाम में. पता क्या है, ऐसे कुछ भी प्लस 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 माइनस कर दिया. किसको प्लस किसको माइनस. इतना वो क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस के साथ एग्जामिनर नहीं है ना, उसका सेंस काम नहीं करता है. समझ में आया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज? डाउट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज में? देखना क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट ही कैपिटलाइजेशन एडजस्टमेंट उसमें वैल्यू है.
अलग से कुछ नहीं है सर 35। हाँ हाँ देखो 35। अब फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। फर्म का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। Actual profit is 2 lakh. Normal rate of return given in the question is 10%. Value of total assets excluding goodwill and total outside liabilities as on the due of valuation of goodwill are 23 lakh and 6 lakh 60,000. Total assets है 23 lakh, outside liabilities है 6 lakh 60,000. तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। सर कैपिटल है कितना नॉर्मल में दोनों का अलग-अलग है क्या चीज? अलग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों में सेम आएगा। नहीं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर और नॉर्मल सुपर हाँ वो अलग आएगा। अरे एक में तो तुमने कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो और एक में तुम सिर्फ प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? टोटल ऑफ द एसेट्स इज बिजनेस में 23 लाख। तो आप बोल रहा था एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ तो यहाँ दूसरे में देखिए प्रॉफिट ऑफ 2 लाख मतलब वही उसका एक्चुअल है। फर्म कमाता है इतना। फर्म अर्न से प्रॉफिट का मतलब क्या है? फर्म इतना कमाता है मतलब फर्म का इतना एक्चुअल प्रॉफिट है तो उसको हम लोग एवरेज ही लेगा। हाँ इसी को एक्चुअल मानेगा, इसी को एवरेज मानेगा। तो फिर नॉर्मल कैसे पता चलेगा? सुनो जब जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट होगा ना तब वो तुम एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा तुम्हारा नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट। इफ क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है देन जो क्वेश्चन प्रॉफिट दे रहा है वही आपका एक्चुअल है, वही आपका एवरेज है और वही आपका नॉर्मल है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा कितना? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 16,40,000। एक बोला है क्वेश्चन में आपको, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? व्हाट शुड बी अवर नॉर्मल प्रॉफिट? इफ हमने बिजनेस में 16,40,000 इन्वेस्ट किया है एंड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो इट शुड बी योर 1,64,000। क्वेश्चन में बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले वाला पार्ट करता है सुपर प्रॉफिट वाला। इस क्वेश्चन में हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ है? एक्चुअल प्रॉफिट है 2 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 164। तो हमारा सुपर प्रॉफिट है 36,000। इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कमाने के लिए बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? वही तो तुम्हारा गुडविल है। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो एक तरीके से तुम्हारा गुडविल है ना। तो इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कमाने के लिए दूसरे बिजनेसमैन को कितना इन्वेस्ट और करना पड़ेगा? तो दिस इज द गुडविल। समझ में आया? सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे होता है? एकदम सिंपल है। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी इन शॉर्ट इंटरप्रिटेशन ये है, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हमारा बिजनेस अर्न कर रहा है, हमारा ही कॉम्पिटिटर को यदि अर्न करना है ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो उसको बिजनेस में और कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 3,60,000। दैट मींस वी हैव अ गुडविल ऑफ 3,60,000 इन कंपेयर टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ये चीज? सेकंड पार्ट पूछा था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
तो मेरा एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख। सर अगर क्वेश्चन पर खाली लिखा है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड तो दोनों में से कुछ भी कुछ भी कर सकते हो आप, दोनों से आंसर तो सेम ही आता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों से आंसर सेम आता है। नहीं, वो कैपिटलाइजेशन बटन और एवरेज प्रॉफिट दिया तो वो डिफरेंट आता है। कैपिटलाइजेशन देखो अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना होगा तो क्या होगा, कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड इतना, माइनस एक्चुअल कैपिटल कितना है 1640 1640, 3,60,000 will be the value of your goodwill. So इस तरीके से we calculate goodwill, ठीक है। We have covered the entire concepts related to calculation of goodwill. अभी तक हमने goodwill का adjustment, journal entry कुछ नहीं सीखा है, और ना ही ये सीखा है कि किस किस सिनेरियो में ये गुडविल कैलकुलेट करना है। अभी जस्ट स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेता है। गुडविल चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि फैक्टर्स, सबसे पहले ये देखा था कि क्या क्या फैक्टर्स एक गुडविल को डिटरमाइन करता है। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसमें से फ्यू ऑफ द फैक्टर्स डिस्कस किया था, जैसे एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उस बिजनेस का गुडविल उतना अच्छा होगा। फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस किस लोकेशन में है तो उस बिजनेस का वैसा ही गुडविल होगा। जैसे मैंने बोला चाय पत्ती का बिजनेस आपको आसाम में करने मिले या राजस्थान में, तो आसाम वाली जगह का गुडविल क्या होगा, प्रॉपर्टी का ज्यादा वैल्यू होगा, तो गुडविल यहां का ज्यादा अच्छा होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस कैटेगरी ऑफ सेगमेंट में काम कर रहे हैं, यदि उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है तो गुडविल बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि वहां पे उस टाइप के बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है तब आपके बिजनेस का गुडविल, हाँ नया फील्ड में एंटर करना से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में, ठीक है, उसमें इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है, सब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहां पे गुडविल आपका बन सकता है आपका कंपनी का एज है तो। क्लियर है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, यदि आपका बिजनेस कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, हर साल आपके धंधा का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपके बिजनेस का गुडविल भी इंक्रीज हो रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स वगैरह, आपके पास कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी आपके कंपनी के नाम ही है, आपके नाम पे, तो आपका गुडविल ही है, क्योंकि वो कोई भी पर्सन आपकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता। दैट मींस यू हैव एज ओवर द अदर कॉम्पिटिटर्स। तो ऐसे बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है जो हमारे गुडविल को डिटरमाइन करता है। देन हमने देखा था गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, इट इज नॉट अ टेंजिबल एसेट, इट इज एन इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। गुडविल के बारे में जो भी ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट इज टॉट बाय AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट्स। क्लियर है। देन हमने देखा कि किस किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर सकता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, ठीक है। कोई भी मेथड आप चूज करो बिजनेस के अंदर में, बट वी कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बट पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब है नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। if there are any abnormal incomes or gain in the previous year's profit, then we will ignore such abnormal profits or losses. क्लियर है, उसको रिवर्स कर देगा। इफ एबनॉर्मल गेन है तो माइनस कर देगा, और एबनॉर्मल लॉसेज है तो प्लस कर देंगे। क्लियर है। एंड कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका छूट गया था उसको आप कंसीडर करोगे। वी हैव सीन सर्टेन एडजस्टमेंट, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है तो उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट हम लोग क्या करेगा, कम करेगा, बट कॉरेस्पॉन्डिंगली नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ाएगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट ओपनिंग स्टॉक में जाता है। इफ करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो ज्यादा हुआ होगा, ठीक है। तो वो रिलेशन था। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, मानना था मशीन, मान लिया रिपेयर्स, तो क्या करेंगे, पहले तो वो सारा का सारा रिपेयर्स का एक्सपेंस को एड बैक करेंगे, एंड देन उस एसेट पे जितना डेप्रिसिएशन है वो हम लोग क्लेम करेगा। सिमिलरली उल्टा हो सकता है, मानना था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मान लिया आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी उसको एसेट मान लिया, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन एड बैक करोगे और जो टोटल वैल्यू है उसको माइनस करोगे उस पर्टिकुलर ईयर में से। क्लियर है, ये सारा ट्रीटमेंट था। देन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लिया, एसेट अप्रोच एंड लाइबिलिटी अप्रोच से होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का इंटरप्रिटेशन क्या था,
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब यस, कितना साल में वो पैसा हम लोग रिकवर कर लेगा, या फिर कितना साल तक हम लोग को बेनिफिट मिलेगा उस बिजनेस को एक्वायर करने से। क्लियर है? दैट वाज द ओवरऑल गुडविल वैल्यूएशन। ठीक है, हमने गुडविल वैल्यूएशन सीख लिया। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल अंडरस्टैंड कि इस गुडविल का अकाउंटिंग कब कब किस किस सिनेरियो में करना है, कब कब आपको कैलकुलेट करना होता है, हाउ यू विल अकाउंट फॉर परचेज्ड गुडविल एंड हाउ यू विल ट्रीट self generated goodwill. ठीक है, that's all for today. Thank you. Welcome.